नमस्कार दोस्तों, सच्ची क्राइम कहानी पर आपका स्वागत है। प्रीति राठी केस जिस पर पूरा देश रोया था, लेकिन जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप भी सिहर जाएंगे। 2013 में घटी इस घटना पर पूरा देश रोया था। इस केस के सुनवाई के दौरान पैरवी कर रहे वकील ने इस घटना को महिला जाति के साथ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था। वहीं इस केस का फैसला सुनाते समय जज साहब ऐसी टिप्पणी करते हैं कि जिसे सुनकर हर किसी के आंखों में आंसू आ गए थे। आखिर ये घटना क्या थी और कहां घटी थी? इस केस के सुनवाई के दौरान जज साहब ने क्या टिप्पणी की थी? इस केस में और क्या कुछ हुआ था? आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तारीख थी 1 मई 2013। वैसे तो ये तारीख आम दिनों की ही तरह है, मगर दिल्ली के नारेला में रहने वाले प्रीति राठी के लिए ये दिन बेहद खास था। आज पहली बार प्रीति कहीं बाहर जा रही थी। पहली बार घर छोड़कर बाहर जाने की वजह से मन में थोड़ी घबराहट भी थी, लेकिन खुशी भी थी। दरअसल 23 साल की प्रीति ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी। इसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसी दौरान इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकली। प्रीति राठी ने भी इस जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया और एग्जाम में शामिल हुई और सफल भी हुई। प्रीति नेवी में बतौर नर्सिंग ऑफिसर के लिए सिलेक्ट कर ली गई। अब सभी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी और अब प्रीति को मुंबई स्थित कोलाबा नेवी ऑफिस में रिपोर्ट करना था और उसे INS में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इसी वजह से प्रीति मुंबई जा रही थी। चूँकि परिवार की बेटी पहली बार दिल्ली के बाहर जा रही थी, इसलिए प्रीति को मुंबई तक छोड़ने पिता अमर सिंह, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी साथ जा रहे थे। इन सभी को गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई स्थित बांद्रा स्टेशन पहुंचना था। तय समय पर 1 मई 2013 को ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर आकर रुक जाती है। ट्रेन रुकते ही प्रीति ने अपने परिवार वालों के साथ जल्दी से ट्रेन में सवार हो जाती है और ट्रेन अपने मंजिल की तरफ बढ़ चलती है। इस ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी। सीट पर जितने लोग थे वो तो थे ही, उसके अलावा काफ़ी लोग खड़े भी थे। इस बोगी के अंदर गहमा गहमी कुछ ज़्यादा ही थी। ट्रेन के अंदर भीड़ के बीच एक युवक ऐसा भी था जिसने अपना चेहरा गमछे से छुपाया हुआ था और कैप पहना हुआ था। वो किसी से बातें नहीं कर रहा था, लेकिन कभी बाथरूम की तरफ जाता तो कभी वापस आकर सीट पर बैठ जाता था और वो अक्सर प्रीति को झांकने की कोशिश करता था। खैर, भीड़ भाड़ और गहमा गहमी के बीच सभी लोग लगभग सो गए। रात यूं ही गुजर जाती है और ट्रेन अब सुबह को मुंबई पहुंच जाती है। अब तारीख 2 मई 2013 हो चुकी थी। प्रीति और परिवार वालों को बांद्रा स्टेशन पर उतरना था। सुबह 8:05 पर ट्रेन बांद्रा स्टेशन पहुंच जाती है। यहाँ से अब सभी अपने अगले मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। प्रीति थकी हुई थी, जिससे वह धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उसके परिवार वाले उससे कुछ आगे निकल गए थे, जिससे प्रीति भी तेजी से चलना शुरू कर देती है ताकि वो उन लोगों के पास पहुंच सके। अभी प्रीति अपने कदम बढ़ाने शुरू ही किए थे कि प्रीति को लगा कि उनके कंधे को किसी ने छुआ है। प्रीति के कदम अचानक रुकते हैं और वो पीछे मुड़कर देखती है कि किसने उसे छुआ है, जो अपने चेहरे को गमछे से छिपाकर उसकी बोगी में ही बैठा हुआ था और वो लगातार उसे देखने की कोशिश कर रहा था। प्रीति कुछ समझ पाती, लड़का एक डब्बा निकालता है और अगले ही पल डिब्बे में से कुछ प्रीति के चेहरे की ओर फेंकता है। जैसे ही वो फेंकी हुई चीज प्रीति के मुंह पर पड़ती है, अचानक प्रीति दहाड़े मारकर चिल्लाना शुरू कर देती है। प्रीति की आवाज़ सुनकर उनके पापा, चाचा, चाची दौड़कर उनके पास आते हैं और दूसरे पैसेंजर भी प्रीति के आसपास खड़े हो जाते हैं। प्रीति की हालत देखकर समझ आ जाता है कि दरअसल किसी ने उसके चेहरे पर फेंक दिया है। एसिड के कुछ बूंदे उसके कपड़ों पर भी पड़ता है। प्रीति को वहां से उठाकर तुरंत स्टेशन मास्टर के ऑफिस में चले जाते हैं। क्योंकि जख्म काफ़ी गहरा लग रहा था, इसलिए रेल अधिकारी उन्हें तुरंत गुरु नानक हॉस्पिटल भेज देते हैं। उधर नकाबपोश लड़का भागने लगता है। इस बीच समीर शेख नाम का एक लड़का डब्बे को उठाकर समझने की कोशिश करता है आखिर हुआ क्या है। समीर समझ जाता है कि एसिड अटैक हुआ है और वह उस नकाबपोश के पीछे भागना शुरू कर देता है। सलीम, सलमान, उसे पकड़ो। दरअसल वो भी उसके साथ ही थे, पर सभी को चकमा देकर वह नकाबपोश भागने में सफल हो जाता है।
समीन शेख, सलीम और सलमान ये तीनों इस केस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ये नाम आप याद रखिएगा। अब पुलिस सलमान को लेकर अस्पताल पहुंचती है और पंचनामा बनाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा वहां से कुछ सबूत भी इकट्ठे करती है। इधर प्रीति की हालत को देखते हुए उन्हें समीना हॉस्पिटल लाया जाता है और ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। पुलिस प्रीति के बयान लेने के लिए मसीना हॉस्पिटल आते हैं, पर प्रीति की आवाज़ जा चुकी थी, पूरा मुंह जल चुका था, इसलिए प्रीति का बयान दर्ज नहीं किया जा सका। प्रीति भले ही नहीं बोल रही थी, पर उसका हौसला अभी टूटा नहीं था और वह लड़ रही थी। प्रीति ने कुछ लिखने का इशारा किया। इसके बाद प्रीति को पेन और पेपर दिया गया। इस प्रकार प्रीति लिखकर डॉक्टर और अपने माता पिता से बात करने लगी। इधर यह खबर मीडिया द्वारा पूरे देश को पता लगी और लोगों का गुस्सा भड़क उठा और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया गया और जल्द से जल्द दोषी को सजा देने की मांग उठने लगी। पुलिस पर भारी दबाव था, पर कहीं से भी दोषी की पहचान नहीं हो पा रही थी, पर कुछ देखने वालों के आधार पर उसका स्केच तैयार किया गया। इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति के बहन तन्नू को फोन करता है और प्रीति के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। पवन कुमार बीटेक का स्टूडेंट था और प्रीति से उसकी पुरानी जान पहचान थी। पुलिस गवाहों के अनुसार जो स्केच बनाया था वो प्रीति को दिखाती है। प्रीति पेपर पर 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। प्रीति की बहन पवन कुमार के बारे में बताती है कि वह प्रीति की हालचाल जानने के लिए फोन भी किया था। प्रीति के अनुसार सत्यम, अंकुर, पवन में से कोई एक था और उसकी बहन भी पवन के बारे में बताती है। इसलिए पुलिस को कुछ शक होता है कि पवन ने ही ऐसा किया हो। पवन जानना चाह रहा होगा कि प्रीति जिंदा है या मर गई, इसलिए पुलिस अब पवन कुमार के तलाश में लग जाती है। 9 मई 2013 को पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। लोग दोषी को जल्द से जल्द सजा की मांग कर रहे थे और प्रीति के स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे, लेकिन प्रीति की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। प्रीति की इंटरनल ऑर्गन्स काम करना बंद कर रहे थे। मसीना हॉस्पिटल के डॉक्टर को लगने लगा कि उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, तो उन्हें तुरंत बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है ताकि बेहतर इलाज मिल सके, लेकिन फिर भी हालत खराब हो रही थी और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। फिर भी डॉक्टर हर संभव उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः 1 जून 2013 को दिल की धड़कन रुकने की वजह से प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। यह खबर पूरे देश को पता लगती है। इसके बाद प्रीति के शव को पोस्टमार्टम कर उन्हें अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली भेज दिया जाता है, पर परिवार वाले इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे थे और अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं और प्रीति के शव के साथ ही एक प्रदर्शन रैली निकाली जाती है। इसके बाद सरकार के आश्वासन के बाद और पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है। इधर पुलिस पवन को गिरफ्तार तो कर चुकी थी, लेकिन पर उसके खिलाफ किसी भी तरह का सबूत नहीं मिल रहा था। इसके बाद घटना वाले दिन का जब पवन कुमार के मोबाइल लोकेशन की जांच की जाती है तो पता चलता है कि वह मुंबई में ही था। इसके बाद घटना वाले दिन का जब पवन कुमार के मोबाइल लोकेशन की जांच की जाती है तो पता चलता है कि वह मुंबई में था ही नहीं, वह तो रोहतक में था। इस प्रकार पुलिस को नाकामी हाथ लगती है। इस बीच कोर्ट द्वारा इस मामले की जांच सीआईडी मुंबई को दी जाती है। मामले की जांच मिलते ही सीआईडी मुंबई की एक टीम प्रीति के घर पहुंचती है और आस पड़ोस में भी जानकारी जुटाती है। फिर पता चलता है कि उसके पड़ोस के रहने वाले अंकुर नाम का एक लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन प्रीति साफ मना कर देती है। प्रीति के एक रिलेटिव के मुताबिक उसने अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। पुलिस अंकुर का पता लगाती है और पूछताछ करने के लिए बुलाती है। पुलिस उससे पूछती है कि 1 मई 2013 को तुम कहाँ थे, तो अंकुर ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाता है और बयान बदलने लगते हैं। और इसके अलावा पुलिस को भी ये नज़र आता है कि अंकुर के दोनों हाथों पर जख्म के निशान थे, जैसे कि एसिड से जलने पर होता है। इन सभी को देखते हुए पुलिस का शक गहराने लगता है और उन्हें 17 जनवरी 2014 को मुंबई पूछताछ के लिए बुला लेती है। और कुछ ही दिन बाद ये साफ हो जाता है कि एसिड फेंकने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अंकुर ही था। अंकुर बताता है कि वह प्रीति को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, पर प्रीति उसे साफ मना कर देती है, जिससे वह चिढ़ा हुआ था। और इधर प्रीति नेवी में जॉब भी ले लेती है
और अंकुर बेरोजगार था, जिससे उसके घर वाले उसे ताना देने लगे थे और उसे प्रीति से जलन होने लगी थी। प्रीति की नेवी में जॉब लगी थी, यह बात आस पड़ोस को पता था और वह 1 मई को मुंबई जाएगी, यह भी सभी को पता था, जिससे अंकुर जान गया था। अंकुर ने बताया कि वह ट्रेन के अंदर ही एसिड फेंकना चाह रहा था, पर बहुत भीड़ और गहमा-गहमी के चलते वह नहीं फेंक पाया और इसके अलावा वह ट्रेन में सुबह 4 बजे बाथरूम के पास जाकर खड़ा हो जाता है कि प्रीति यहाँ आएगी, पर वह नहीं आई, जिससे उसका प्लान फेल हो जाता है। फिर उसने ट्रेन में उतरने के बाद ऐसा करता है। अंकुर ने जरूर अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन पुलिस के सामने सबूत जुटाने की बड़ी चुनौती थी। जांच पड़ताल के दौरान खुलासा होता है कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के दुकानदार से ये कहते हुए एसिड खरीदा था कि उसने अंकुर बैटरीज नाम से अपनी एक दुकान खोली है, इसलिए उसे एसिड चाहिए। सबूत और मजबूत करने के लिए अंकुर की फ़ोन डिटेल निकलवाई जाती है, तो पता चलता है कि 1 मई को अंकुर निजामुद्दीन स्टेशन पर था और फिर उसका लोकेशन 2 मई की सुबह यानी घटना वाले दिन मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर थी। इसके बाद आइडेंटिटी कंफर्म कराने के लिए पुलिस आई विटनेस के सामने आइडेंटिफिकेशन परेड कराती है। आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान एक साथ कई लोगों को खड़ा किया जाता है, उसमें अंकुर भी शामिल होता है। उसके बाद उन लोगों को बुलाया जाता है जिसने ये बताया था कि उसने एसिड फेंकने वाले को देखा है। उन गवाहों में समीर शेख, सलीम और सलमान अंकुर को देखते ही तुरंत पहचान लेते हैं और पुलिस को बताते हैं कि यह वही लड़का है जो एसिड फेंकने के बाद भाग रहा था। इसके अलावा पवन मालविया नाम का भी एक शख्स गवाही देता है कि उसने भी देखा था। इन सभी सबूत और गवाहों को लेकर चार्जशीट बनाई जाती है और मामले की सुनवाई बम्बई सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू होती है। ये जानकर आपका खून खौल जाएगा कि जब उसे कोर्ट लाया जाता है तो वह अक्सर मुस्कुराते हुए विक्ट्री साइन दिखाता हुआ अंदर जाता है। पुलिस की ओर से कुल 37 गवाह पेश किए जाते हैं। कोर्ट में भी समीर, सलीम, सलमान अंकुर की पहचान करते हुए गवाही देते हैं। सभी सबूतों और गवाहों को देखने के बाद प्रीति राठी के दोषी को मौत की सजा सुनाई जाती है और 5,000 का जुर्माना भी लगाती है। यह भारत में पहली बार था जब किसी एसिड अटैकर को मौत की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की सुनवाई कर रही जज ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की थी कि इस एसिड अटैक की वजह से प्रीति का चेहरा इतनी बुरी तरह से जल चुका था कि और इतना भयावह हो चुका था कि अगर प्रीति ने अपना चेहरा देख लिया होता तो शायद वो उसी दिन मर जाती। ये टिप्पणी अंकुर की दरिंदगी को बताने के लिए काफ़ी है। इसके बाद अंकुर ने बम्बई हाई कोर्ट में अपील कर दी। इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद 2019 में बम्बई हाई कोर्ट ने फांसी के फैसलों को उम्र कैद में बदल दी। वैसे जिस दर्द से प्रीति गुजरी थी और जिस दर्द से प्रीति के माता पिता को गुजरना पड़ा, उस दर्द के सामने उम्र कैद की सज़ा तो क्या, फांसी की सज़ा भी कम ही होती। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।